भर को बोलाराम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे अपने आप को दूर रखा जाए? पीएससी का फुल फॉर्म है पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरे हिसाब से पीएससी का फुल फॉर्म है पी से पेशेंस, एस से स्टेबिलिटी और सी से कंसिस्टेंसी। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, छठे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, पलट के देखोगे जिंदगी के 6 साल गायब। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। आपको कोई प्रेशर से पीएससी नहीं करवा सकता जब तक कि आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होते। आपको कोई 5 मिनट का मोटिवेशन, कोई यूट्यूब का मोटिवेशन इसमें सफलता नहीं दिलवा सकता जब तक कि आपका खुद का टारगेट नहीं फिक्स हो। आई नो कि मेंटली आप बहुत परेशान हो जाते हो इतने सारे फेलियर से। क्या सिचुएशन थी, कैसे डील किया? प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रही है, साथ ही क्या आपको लगा है क्या गलतियां हैं जो आने वाले एस्पिरेंट्स को नहीं करना चाहिए? मेंस में आपको क्या लगता है कौन सी गलतियां हैं जो जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं, उनको एक बार थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछेगा? इंटरव्यू नॉलेज के लिए नहीं होता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, वो चेक करने के लिए बैठे, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस में नॉलेज बताकर ही वहां पर पहुंचे हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है, जाइए उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, आपको मिल सकती है वहां से एमपीपीएससी से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज पावर्ड बाय जीएस स्टडी कैफे, जहां आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एवरीवन, दिस इज योर होस्ट आशीष नामदेव और इंडियन एस्पिरेंट शो की इस बहुत स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे देवेंद्र भाई से, इनसे हम जानेंगे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और इस एपिसोड की सबसे खास बात यह है, देवेंद्र भाई ने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन 2014 के अंदर। कई सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कई बार प्री में नहीं हुआ, कई बार मेंस में नहीं हुआ, कई बार फाइनल में नहीं हुआ। 2019 की इतनी बड़ी लड़ाई और उसके बाद फिर इन्हें सफलता मिली है। तो मैं चाहूंगा इस एपिसोड को जो भी एस्पिरेंट देख रहा है एंड तक जरूर देखे, बहुत कुछ आप इस एपिसोड से सीखने वाले हैं। देवेंद्र भाई, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो। धन्यवाद आशीष भाई। मैं बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि जब मैंने देखा कि आपने, हमारी जब बात हुई, मुझे पता लगा कि आप 2014 से स्टार्ट किया, पहला प्री 2014 में दिया, ऑलमोस्ट 2024 में सिलेक्शन हो रहा है, मतलब 27 दिसंबर, जस्ट कुछ दिन पहले। लगभग 10 साल। हाउ इज द एक्सपीरियंस, 10 साल की कहानी और अब जाके सफलता मिलना? सुकून भरा अंत रहा। और चूंकि 10 साल की एक लंबी कहानी है, लंबा संघर्ष था, तो एक अच्छा परिणाम अगर आपको उसके एंड में मिल जाता है तो निश्चित रूप से ना केवल मेरे लिए बल्कि एक फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात रहती है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अपने आसपास। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। हालांकि ये अंतिम सफलता नहीं है, ये अनंतिम सफलता है। और जो लक्ष्य चुना था 2014 में, तो वो अभी प्राप्त करना और बाकी है। 2000 मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी आपकी कहानी। मुझे जाना है 2014 में जब स्टार्ट किया, क्या अप्रोच थी, क्या एनर्जी थी, क्या सोच के स्टार्ट किया था? स्टार्ट 2013 में ही कर लिया था। अपीयर में पहली बार 2014 में हुआ था। तो 23 जुलाई 2013 को मैं दिल्ली गया था पहली बार। मेरे शुरुआत के 3 साल दिल्ली में रहे। यूपीएससी मेरा पहला फोकस था। मैं गया यूपीएससी को लेकर ही था। 2016 के आसपास कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हुई, हिंदी मीडियम का रिजल्ट हो या सीसेट को लेकर, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यूपीएससी में नहीं रहा। ओके। और एक 3 साल तक आप जब प्री नहीं निकला यूपीएससी का, तो फिर एमपीपीएससी में स्विच करना पड़ा। हालांकि उसके पहले मैं 2014 एमपीपीएससी प्री और 15 में मेंस दे चुका था और दोनों ही में सफलता नहीं मिली थी। तो एक ये भी बड़ा कारण था कि फिर बहुत फोकसली इंदौर आके तैयारी करने का प्लान हुआ। ठीक है, फिर कैसे मतलब स्टार्ट किया? एक आपने बताया कि हिंदी मीडियम वाला जो इशू था कि यूपीएससी मीडियम के सिलेक्शन इतने नहीं हो रहे थे, क्या पॉइंट था वो? पॉइंट ये था कि 2011-12 के बाद से यूपीएससी में बहुत बड़े स्तर पर सिलेबस चेंज हुए थे। और जो चेंज हुआ था उसमें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो प्री से ही बहुत एफर्ट लगा रहा था। मतलब प्री से उसको इतना स्ट्रगल करने को मिल रहा था कि मेंस में जब आप अपीयर ही नहीं होंगे, बड़ी मात्रा में अगर आप मेंस में ही अपीयर नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी आपको संख्या कम दिखेंगी। तो ये केवल मेरे साथ नहीं, बहुत ऐसे मेरे दिल्ली के उस समय के दोस्त है जिनको स्विच करना पड़ा। हालांकि वो सही निर्णय था नहीं था, वो तो एक मतलब उसकी बात हो गई, पर ठीक है, अपनी अपनी कुछ समस्याएं, अपना अपना संघर्ष होता है। देवेंद्र भाई, मुझे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
और कैसे वहाँ से निकलकर पीएससी का सफ़र शुरू हुआ है? मैं प्रॉपरली बैतूल जिले में मुल्ताई तहसील के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। ग्राम मुंडापाड़ नाम है उसका। 90 घर 100 घर का गांव है। और बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। पिछड़ा आप बोल सकते हो, गांव का दर्जा भी अभी हाल फिलहाल ही थोड़े दिन पहले मिला है। आधारभूत चीज़ों का बहुत अभाव था वहाँ पे। तो वहाँ से निकला। प्रारंभिक मेरी जो पूरी पढ़ाई है 12th तक की वो गांव पे हुई है। ठीक है। और आप समझ ही सकते हो कि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, उन पूरे चैलेंजेस को हमने फुलफिल किए हैं। उसके बाद 12th के बाद मैं हरदा, मेरे चाचा पुलिस में हैं, पुलिस में थे, तो उनके पास आके मैंने ग्रेजुएशन किया। और चाचा के पास हरदा आने के बाद से ही जो पीएससी है ये बाकी जो जर्नी आगे की है वो डिसाइड हुई। अगर गांव पे रहता तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। राइट। तो इसके लिए इसी कारण से मैं सबसे ज़्यादा जो इस सिलेक्शन के पीछे सबसे किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देता हूँ तो वो मेरे आदरणीय चाचा जी हैं। परिवार का पूरा सहयोग रहता है। निश्चित रूप से परिवार आपके लिए आधार स्तंभ का काम करता है। तो पर एक व्यक्ति जो आपको बाहर निकाले, हीरा खदान में पड़ा रहता है जब तक कि उसकी चमक नहीं रहती है, जब तक कि वो जौहरी के पास से ना गुजरे। राइट। तो उन्होंने एक दिशा दी, मार्गदर्शित किया और हमेशा प्रेरित रखा। हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और पापा किसानी करते हैं, जो उनका मूल पेशा है वो किसानी है। मेरे बड़े चाचा वकील हैं और जो चाचा है छोटे जिनके पास मैं हरदा में रहा था वो पुलिस में है। इसके अतिरिक्त मेरा एक छोटा भाई है, एक बड़ी दीदी है जो टीचर है, और बाकी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही मेरे सिलेक्शन के लिए। और उनका ही एक आत्मविश्वास था। मुझे खुद में शायद इतना नहीं विश्वास था, उनका जो मुझको लेकर विश्वास था वो कहीं ना कहीं मुझे अंत तक प्रेरित रखा। जब भी मैं नर्वस होता था, किसी भी एक सदस्य से अगर आप बात कर लो तो हमेशा उनकी जो उम्मीदें रहती थी, उनकी जो आशाएं रहती थी मुझको लेकर, वो आपको हमेशा प्रेरित करती थी। और जो स्पेशली जो मेरी दादी है, तो दादी का आशीर्वाद रहा। और दादी इनसे जब भी मैं बात करता था तो दादी को जैसे पीएससी से क्या बनते हैं बहुत ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर वो हमेशा एक बात कहते थे कि भगवान तो सही रहे और जल्दी कलेक्टर बन के आए। उनके लिए इसका संबंध कलेक्टर से था, हालांकि अलग चीज़ है, पर वो उनकी जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं आपको ये सकारात्मक रूप से रखती थी, एक पॉजिटिव वाइब से देती थी कि नहीं, आपके पीछे एक बहुत बड़ा परिवार है, उम्मीद लगाया बैठा है और इसके लिए आपको ये करना ही है। राइट। आपकी कहानी पे बात करते थोड़ा डिटेल में जी। कैसे तैयारी शुरू किया, तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है? सिविल सर्विस की तैयारी के कई चरण होते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत फंडामेंटल लेवल पे शुरू करना पड़ता है। एनसीईआरटी से शुरू किया था मैंने। 6 to 12 एनसीईआरटी पहले कवर किया, फिर फंडामेंटल्स बुक कवर किया, सिलेबस को ध्यान में रख के। पहले चूंकि स्टार्टिंग में जो प्लान था वो यूपीएससी को लेकर था, तो जो तैयारी थी वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग हुई। 2016 के बाद से एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। ठीक है। अगर तीनों चरण का अलग अलग बताऊं प्री को लेकर, तो मतलब प्री में क्या आपके बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कि आप कितना बृहद रूप से पढ़ सकते हो। राइट। क्योंकि उसका और छोड़ मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग तो रहता है, पर फिर भी फैक्चुअल अगर एमपीपीएससी की बात की जाए तो फैक्चुअल इतना ज़्यादा प्री में रहता है कि आपको इस मतलब लूसेंट हो या जितना आपका सिलेबस है पूरे के फंडामेंटल्स बुक्स, क्लास नोट्स, कोचिंग के नोट्स पूरा कवर किया। और मेंस को लेके मेरी स्ट्रेटजी अलग रही। मेंस को लेकर मैं सबसे ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज को लेकर होता था कि पढ़ाई तो ठीक है, जब तक आप उसको प्रेजेंट ही अच्छे से नहीं करोगे तो उसका परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और नोट्स बनाने को अगर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है कि हम नोट्स बनाएं नहीं बनाएं, तो मैंने इसमें थोड़ा 50-50 वाला मैटर रखा था। जो नोट्स मुझे मार्केट से ऑलरेडी मिल रहे हैं, आजकल बहुत सुविधा है, 2014-15 में तो नहीं थी कि आजकल नोट्स के फॉर्मेट में कंटेंट मिल रहा है। तो जो आपको मिल रहा है उसमें आपको बनाकर समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
Right. हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपके खुद के लिखे हुए नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत रहती है। जैसे अगर अभी के सिलेबस में देखा जाए तो लोक प्रशासन हो गया, समाजशास्त्र हो गया, Right. थर्ड पेपर स्पेशली कि आपके खुद के नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स स्पेशली। और इंटरव्यू एक अलग ही बात है, इंटरव्यू में डेप्थ तो होता ही है, बाकी वो पूरा पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपका दिन, आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार का है उस हिसाब से तय होता है। राइट। आगे इस पॉडकास्ट में हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में बहुत डीप में बात करेंगे। पहले मुझे जानना है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से किया है, कई सारे हिंदी मीडियम टॉपर्स के साथ में मैंने पॉडकास्ट किया है, कुछ इंग्लिश मीडियम के साथ पे भी किया है। हिंदी मीडियम के लिए व्हाट डू यू थिंक कि क्या चैलेंजेस रहते हैं अलग से जिसकी वजह से परेशानी आती है? व्हाट्स योर व्यू? MPPSC में तो अभी ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हिंदी वालों को संघर्ष हो रहा है। UPSC में बिल्कुल ऐसा था। और अगर एक ओवरऑल बात की जाए तो कंटेंट को लेकर होता है कि अगर हम फंडामेंटल्स बुक्स की बात की जाए तो वो पूरी इंग्लिश मीडियम में लिखी जाती है और उनका ट्रांसलेशन आता है हिंदी में। अगर बहुत छोटी सी बात है, आप लूसेंट को उठा लो, तो लूसेंट इंग्लिश की और लूसेंट हिंदी की आप देख लीजिए, लूसेंट इंग्लिश की जो ज़्यादा पेज की है और लूसेंट इंग्लिश की कम पेज की है, क्योंकि वो इतना कंटेंट अनुवादित हो ही नहीं पाता है। एक तो ये है, दूसरा जो स्किल स्टार्टिंग से होती है दोनों मीडियम की अलग अलग, वो आंसर राइटिंग को लेके अलग से दिख जाती है कि इंग्लिश मीडियम का जो आंसर राइटिंग होती है टू द पॉइंट, वो उसके बहुत सारे कारण है, मैं उनके कारणों पर नहीं जाऊंगा। वो एक आंसर राइटिंग में एक स्किल अलग से दिख जाती है। बाकी अभी तो जो रिजल्ट आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में इस लेवल पे भी बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में काफ़ी हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। राइट। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से पहले 2019 से लेकर 2023 बहुत लंबा समय लिया है, इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? प्रोटेस्ट को लेकर आपके ओपिनियन क्या थे? और ये पूरी जो सिचुएशन हुई है इस पे ओवरऑल आपका क्या व्यूज है? 2019 का केस बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये जो रिजल्ट आया है वो बहुत आसानी से नहीं आया है। Right. और जितने भी प्रक्रियागत नियमों के कारण लेट लतीफ़ी हुई, कोर्ट केस के कारण हुई, माननीय न्यायालय पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते। Right. PSC पे बंदिश में था कुछ कारणों को लेकर, तो ये बहुत ही हरासमेंट जैसे सिचुएशन हो गई थी। आंदोलन में हम ज़्यादा फ्रंट पे तो नहीं रहे, पर फिर भी हमने जितना अपेक्षित हो सका था उतना सहयोग किया। और जबलपुर की हमारी टीम थी, आदरणीय मोहित गुप्ता भाई है, उनके नेतृत्व में हमने जितना हमसे बन सका हमने रिजल्ट लाने के प्रयास किए। और इंदौर से मंजुलता जी, आपने नाम सुना होगा मंजुलता मैम का, इन दोनों का बहुत सहयोग रहा। हम तो सब बैक साइड में हमने जितना सपोर्ट करना था हमने किया, पर इन दोनों के बिना संभव नहीं था कि आज मैं यहाँ पे बैठ पाता। हालांकि ये बहुत लंबी प्रोसेस थी, रिजल्ट लेट हुए, बहुत लोगों की उम्मीदें इस रिजल्ट पे थी, और उस ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होने के कारण ये रहा कि अगर आज इसमें जो मेरे साथी सफल नहीं हो पाए, उनको जो सबसे ज़्यादा दुख है वो इसलिए नहीं है कि वो सफल नहीं हुए या वो योग्य नहीं थे, इसलिए कि एक जितना आप टाइम इसमें लगा उससे उम्मीदें भी बढ़ी, मेरे परिवार की बढ़ी, आसपास के लोगों की बढ़ी, और जो दिन रात आपसे कनेक्ट थे। राइट। तो इससे कहीं ना कहीं उनको तो दुख पहुंचा ही है, और हमें भी इतनी खुशी नहीं मिली क्योंकि हमारे साथ के बहुत सारे लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। राइट। आपका क्या मैसेज है? ऐसे लोगों को एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी तादाद में हम जानते हैं सिविल सर्विस के अंदर बहुत 1-2% सिलेक्शन हो पाते हैं, बहुत कम। बाकी मेजोरिटी ऑफ ऐसे लोग हैं जो या तो एग्जाम फिर से देते हैं या आगे जाके कभी ना कभी अपने कैरियर ऑप्शंस को चेंज कर लेते हैं। ऐसे लोगों को एड्रेस कर दीजिए जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ऐसे लोगों के लिए मेरी एक ही बात है कि देखो, PSC का फुल फॉर्म है पब्लिक सर्विस कमीशन, पर मेरे हिसाब से PSC का फुल फॉर्म है P से पेशेंस, S से स्टेबिलिटी और C से कंसिस्टेंसी। अगर आप ये तीनों PSC की प्रिपरेशन में पढ़ाई करना बहुत आसान है। पढ़ाई करने के लिए उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, मेंटली इतना स्ट्रांग होना, और फिर से जो नेवर गिव अप की बात की जाती है, उसके लिए तैयार होना बहुत मुश्किल काम है। पढ़ना तो ठीक है, आज YouTube है, तमाम कंटेंट रखा हुआ है, बुक्स है, नोट्स है, टाइम है, सब चीज़ें, पर क्या माहौल, इंटरनल माहौल उतना क्रिएट हो पा रहा है व्यक्ति का? एक असफल आज इस रिजल्ट के बाद क्या व्यक्ति उठ पा रहा है? तो PSC का नाम है लगे रहो। अगर आप सच में लगे हैं, निरंतर लगे हैं, तो एकदम सफलता जरूर मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। और आप जो व्यक्ति बीच में
छोड़ देता है कि 2-3 अटेम्प्ट किए नहीं छोड़े, तो आप उनसे ही आगे बढ़ रहे हो। आज अगर कोई व्यक्ति है इस स्टेज पे पहुंचा है कि वो छोड़ देता है, मतलब वो अगर ऐसा डिसीजन ले रहा है कि मैं अब पीएससी छोड़ दूंगा, राइट, तो वो उस व्यक्ति को आगे कर रहा है जो सेम टाइम पे ये डिसीजन ले रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और अगले साल इसी टाइम पे उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, ये तय है। आप अगर मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊं तो 2014 में मैं प्री फेल हुआ, 15 में मेंस हुआ, 16-17 में मेरा फिर से प्री नहीं हुआ, लगातार 2 साल, 18 में प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, पर फाइनल नहीं हुआ। 19 का रिजल्ट 23 में आ रहा है, पर उसके बीच में 2 परीक्षा और निकल गई है, राइट, आप उसमें भी असफल रहे। तो ये बहुत, और ये होता तब है जब लक्ष्य आपने खुद निर्धारित किया हो, राइट, और इसके अंतिम जवाबदेहिता आप खुद हो। आपको कोई प्रेशर से नहीं करवा सकता, आपको कोई प्रेशर से पीएससी नहीं करवा सकता, और केवल पीएससी नहीं, कोई भी फील्ड हो, अगर जब तक कि आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होते, आपको कोई 5 मिनट का मोटिवेशन, कोई यूट्यूब का मोटिवेशन इसमें सफलता नहीं दिलवा सकता, जब तक कि आपका खुद का टारगेट नहीं फिक्स हो, आप उसके लिए निरंतर नहीं लगे रहो, आप सफल नहीं हो सकते। राइट, सही बोल रहे हो। और इवन इस प्लेटफॉर्म पे भी कई बार बात हुई है, द रीजन बीइंग हमने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया इंडियन एस्पिरेंट शो, कि हम मोटिवेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे बात करना चाहते हैं, जिससे कि एक्चुअली एक टॉपर माइंडसेट बने, एक एग्जाम माइंडसेट बने कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये चीज़ें ध्यान नहीं रखना है। तो उससे हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता है एस्पिरेंट। आपने एस्पिरेंट सीरीज देखी है, उसमें एक डायलॉग है जो मुझे बहुत प्रभावित किया था। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, छठे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, पलट के देखोगे जिंदगी के 6 साल गायब। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल टांगेंगे और बोलेंगे सीरियस नहीं था ना इसलिए एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। आपका इस पे क्या रिव्यू है? क्योंकि 14 से लेके 2024 में अब आपका सिलेक्शन हुआ है, इतने लंबे समय में आपके लिए सोसाइटी वाली सिचुएशन कैसी थी? जैसा आपने बोला वर्ड यूज किया हैरेसमेंट, आई नो कि मेंटली आप बहुत परेशान हो जाते हो इतने सारे फेलियर से, क्या सिचुएशन थी, कैसे डील किया? सोसाइटी की आपने बात की, ये चैलेंज सबके साथ रहता है, स्पेशली लड़कियों के साथ तो ये और ज्यादा रहता है। राइट, पर अगर आपका खुद का टारगेट फिक्स हो, और आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि परिवार का सहयोग। जैसे मुझे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा रहा, माता पिता का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट तो रहता ही है। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जॉइंट फैमिली के हर एक सदस्य ने, यहाँ तक कि मेरे परिवार के और भी सदस्यों ने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। एक तो ये कारण है कि आप अन्य बातों पर ध्यान नहीं देते हो कि सोसाइटी आपको क्या बोल रही है और लोग आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनसे प्रभावित हो गए तो वो एक गाना है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, तो आप इनसे प्रभावित नहीं हो सकते। आपको किसको जवाब देना है? अगर आप खुद से संतुष्ट है, आप भले आप असफल हो रहे हो, देखिए सफल और असफल में योग्यता और अयोग्यता की बात नहीं होती है। राइट, आज जो 19 के रिजल्ट में असफल है, ऐसा नहीं कि वो अयोग्य है, बहुत सारे कारण रहते हैं, वो उनके पक्ष में सुटेबल नहीं हो पाए, कुछ नंबरों से नहीं हो पाए, उनका दिन नहीं रहा, इंटरव्यू में उनके लक काम नहीं किया, या जैसा उनने प्रेजेंट तैयार किया था वैसा वो नहीं कर पाया। केवल इतनी सी बात है, ऐसा नहीं है कि वो अयोग्य है। तो सबसे पहले तो आप खुद को अयोग्य मत मानो। दूसरा ये है कि सोसाइटी, आपका परिवार के अंदर में जो लोग हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, ये उनको ही सोचने दो, उनको कहने दो, उनको सोचने दो। रिजल्ट आता है, जवाब मिल जाता है। राइट, क्या सीखा है पीएससी इस एग्जाम पूरी प्रोसेस से, क्या सीखा है आपने? सबसे बड़ी चीज सीखी है धैर्य। जो मेरी मम्मी माता राम हमेशा एक बात कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। राइट, और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। तो सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ सीखी है वो सीखी है कि धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। राइट, और धैर्य अगर आप में नहीं है तो फिर पीएससी तो बहुत छोटी चीज़ है, जीवन तो बहुत बड़ा है। राइट, जीवन के कई परीक्षा से, जीवन में कई एग्जाम्स आपको छोटे छोटे देने पड़ते हैं। पीएससी से तो आ गया, रिजल्ट आ गया, कल में आपका जीवन आगे बढ़ गया। जीवन बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत ऐसे समय आते हैं जब हाँ आपको धैर्य का परिचय देना पड़ता है। वो मतलब सीखा तो पीएससी से बहुत कुछ है, पर धैर्य जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है। और लगे रहो किसी भी चीज़ में। कल में जॉब में कुछ ऐसे आएंगे, हर्डल्स आएंगे, वहाँ पे आपको यही चीज़ जो है वो सपोर्ट रखेंगे कि आप किस ड्यूरेशन से बाहर निकल कर आए हो। आप अगर इतने वर्षों की तब के बाद बाहर आए हो तो निश्चित रूप से वो आपको आगे ही ले जाएगा।
आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार इतना टाइम हो गया है, इतनी लंबी जर्नी रही है, इट्स बेटर कि मैं कुछ और मूव ऑन कर लेता हूँ, चलो पढ़ा लिया या कुछ और करियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं, इसमें क्या फील हुआ आपको? ऐसा हमेशा हुआ है, हर सुबह ये फील हुआ है उठ के बिस्तर पे कि क्या होगा। अगर रात में आप सोए हो और आपकी नींद खुल गई, तो अगर नींद खुल गई तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर दिमाग में यही चलता रहेगा कि इतना लंबा समय हो गया है, क्या हो, मतलब सब अंधेरा टाइप का दिखता है। और ये मेरे साथ नहीं है, ये पीएससी के हर स्टूडेंट के साथ है, अगर उसको एक लंबा समय हो गया है तो। करियर ऑप्शन को लेकर ये है कि मैं काफ़ी टाइम से भी बीच में बहुत सारी कोचिंगों में फ्रीलांसर के रूप में काम भी कर रहा था, नोट्स बनाना, पेपर सेट करना या मेंस की कॉपी चेक करना। इसके अलावा मैंने मास्टर डिग्री की थी, सेट और नेट दोनों क्वालिफाई किया, तो एक वो विकल्प था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के थ्रू आगे बढ़ूँ या प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में नेट के बिहाफ पे टीचिंग करूँ। टीचिंग में अगर मैं ये नहीं करता तो निश्चित रूप से मैं टीचिंग करता, दूसरा मेरा कोई ऑप्शन नहीं था, मैं सिर्फ टीचिंग करता। एक हमारे सर है, हमारा मेंटर है अश्विनी सर, तो अश्विनी सर से मैं बात कर रहा था टीचिंग को लेकर ही, क्योंकि जब और यही बात हो रही थी कि यार जब कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसको 4 साल 5 साल हो गए तैयारी करते हुए और अब क्लूलेस है कि करना क्या लाइफ में, क्योंकि स्किल है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इसी स्ट्रीम में काम आएगी, उसके बेस पे आप कुछ कर नहीं सकते, तो उस टाइम पे इंसान क्यों टीचिंग का डिसीजन लेता है? तो सर ने एक बात हुई थी, टीचिंग इंसान अपनी चॉइस से नहीं बनता, सर्कमस्टेंसेस से बनता है। नाइस। पढ़ाने को लेकर क्या एक्सपीरियंस है, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द एस्पिरेंट्स, क्योंकि आपने देखा होगा अपने सामने 50-100 बच्चों को देखते हुए पढ़ते हुए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? अब जब खुद पढ़ते थे तब एक्सपीरियंस कैसा था, उसके ऊपर क्या ऑब्जर्व किया है आपने? बहुत सारे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग प्रश्न नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हें एक शर्मिंदगी फील होती है जब वो पढ़ते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन करने से, राइट। और ये इससे ये होता है कि वो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें सीखने से वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, अगर कोई कोचिंग में हो, किसी क्लास में हो, तो क्रॉस क्वेश्चन जरूर कीजिए। और दूसरा, पढ़ाने को लेकर ये है कि अब तो इतना डायमेंशन हो गया, यूट्यूब और भरा पड़ा है, ऑनलाइन टीचिंग है, ऑफलाइन टीचिंग है, राइट। तो जितना 2013 में जब मैंने स्टार्ट किया था, जब इतनी सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस थी, राइट, या उसके अलावा कोई और ऑप्शन रहता नहीं था, बहुत गिने चुने यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ पाते थे। अब बहुत ऑप्शन है, लोग एक एक टॉपिक को 3-3 वैसे पढ़ रहे हैं, फ्री में डाटा अवेलेबल है, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, तमाम कोचिंगों के नोट्स हैं। तो अब कंटेंट को लेके मुझे लगता है कि इतना कोई मैटर बचा नहीं है। अब ये है कि आप स्किल्ड कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाते हो। भैया अब हम बात करते हैं आपकी प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी पे, है ना? वी विल कम टू प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे हुए हैं जिसमें नहीं रहा, तो आई फील इसमें हम थोड़ा सा डीप जा सकते हैं। प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी रही, साथ ही क्या आपको लगता है कि कहाँ क्या क्या गलतियाँ की है? जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा और आपने बोला कि यार प्रीलिम्स में फेल होना अपने आप में एक ऐसा लगता है कि यार प्रीलिम्स फेल हो गए हम लोग, मेंस में फेल हो तो थोड़ा लगता है कि चलो एटलीस्ट सेकंड स्टेज में फेल हुए आप, पर फर्स्ट स्टेज में फेल होना थोड़ा ज़्यादा दर्द देता है। प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रही है, साथ ही क्या आपको लगा है क्या गलतियां हैं जो आने वाले एस्पिरेंट्स को नहीं करना चाहिए? प्रीलिम्स में जो फेल होते हैं उसका सबसे जो बड़ा कारण है, मेरा नहीं किसी का भी, ये यूनिवर्सल कारण है। अगर जो भी इसे सुन रहा है, अगर वो हुआ है तो उसको आसानी से कोरिलेट कर लेगा कि अगर आपने आते हुए प्रश्न को गलत कर दिए है तो आप प्री से बाहर हो चुके हो। राइट। मतलब ठीक है, आप आते हुए प्रश्न को गलत करने के बाद भी प्री निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, पर अगर आपका फेल होने का बड़ा कारण अगर आप निकालो तो आपने जो आपके विषय थे, फंडामेंटल्स टॉपिक थे, या जो आपकी रेंज के प्रश्न थे, राइट, अगर आपने वो गलत कर दिए हैं तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकते हैं। दूसरा ये है कि 100 प्रश्न आते हैं जीएस के पेपर में, लोग 100 प्रश्न को टारगेट करते हैं। मेरा कहना है कि आप 80 प्रश्न को टारगेट करिए। पीएससी कैसा भी पेपर बना है वो 75 से 80 प्रश्न वैसे देता ही है कि आप सिर्फ उनको ध्यान में रख के प्री निकाल सकते हैं। मैं प्री में इतने बार बाहर हुआ हूँ, 2-3 बार, तो वो दर्द मुझे बहुत मतलब बहुत नज़दीक से पता है कि प्री फेल होने के बाद कैसा, क्योंकि आप पूरे एग्जाम से बाहर हो गए। राइट। आप अपनी मेंस की स्किल को तब प्रेजेंट करोगे ना जब आप मेंस में अपीयर हो, आप उस पूरे एग्जाम से बाहर हो चुके हो। तो प्री के लिए जितना अच्छा पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। नोट्स शॉर्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फैक्चुअल नोट्स बनाइए।
बहुत, अगर आप ऐसी कुछ बुक्स पढ़ रहे हो या ऐसे नोट्स पढ़ रहे हो जो बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए टू द पॉइंट बिल्कुल जो फैक्ट में जैसे जिस प्रकार से लूसेंट रहती है उस क्रम में हो, आप उसको पढ़िए। MPPSC बहुत हद तक 75% ऐसे प्रश्न देता ही है कि आप अगर उनको सही से अपेयर कर लीजिए तो आपका प्री नहीं रुकेगा। राइट। स्टूडेंट ज़्यादातर ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि पेपर करने के दौरान भी आप अगर स्टेबल नहीं हो, मुझे लगता है कि कोई भी परीक्षा हो, प्री हो मेंस हो, वो पढ़ाई से ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपने उन 2 या 3 घंटों में किस तरीके से खुद को उस टेम्परामेंट में रखा है। राइट। पेपर, उदाहरण के लिए जैसे मेरा 2020 का प्री नहीं हुआ था, तो मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ कि मेरा जो सेट था उसमें स्टार्टिंग के जो 20 प्रश्न थे बहुत टफ थे, बाद के 80 बहुत ईजी थे। ओके। अब हम स्टार्ट किए पहले प्रश्न से, 20 तक आते आते ऐसा लगा कि यार 20 में से 4-5 बने हैं, 15 नहीं बने। ठीक है। और जब 20 प्रश्न में ऐसा हुआ कि आपसे सिर्फ 5 बने, 15 नहीं बने, तो मतलब ये है कि आपने आपके माइंड को बता दिया कि आप इस एग्जाम से बाहर हो। राइट। और इसका परिणाम ये हुआ कि आने वाले 75-80 प्रश्न में भी आप प्रॉब्लम में आ गए जो इजीली आपके हाथ में थे। राइट। तो कई बार आपको बहुत शांत, जो नहीं बन रहा उससे आगे बढ़ो। मेंस में भी ठीक ऐसे ही है, आपसे कोई 3 मार्कर नहीं बना, आप बिल्कुल अनस्टेबल होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। राइट। क्योंकि आपके लिए PSC ने प्री में 75 क्वेश्चन अभी ऐसे रखे हैं जिनको बहुत अच्छे से आप करके प्री निकाल सकते हो। राइट। तो प्री के लिए बहुत सोर्स है, सोर्स की एक लंबी लिस्ट है अगर, और सबके अपने अपने रहते हैं। बस उसमें उन सोर्सों पे बात ना करते हुए एक लाइन में ये बात कहूँगा कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़िए। राइट। क्योंकि जितना कंटेंट आपके अंदर रहेगा आप उतना अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातों में ना बहुत एकदम कामनेस है, और मुझे फील हो गया कि ये कामनेस ही है जो सिलेक्शन आपको रोक के रखती है एग्जाम के प्रोसेस के साथ में। मेरे एक भैया है मेंटर राकेश भैया, जब मैंने स्टार्टिंग में PSC की तैयारी शुरू की तो पहले मैं SI की तैयारी कर रहा था, फिर मेरे को राकेश भैया ने बताया कि भाई तू प्रिपरेशन PSC की इस तरीके से कर सकता है। उनके थ्रू, और मुझे उनका नेचर और आपका नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, क्योंकि जिस सहजता से आप समझा रहे हो आई फील ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट मेंस में क्या हुआ, क्या अप्रोचेस रही है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मेंस में 2 बार नहीं हुआ मेरा। तो मेंस में नहीं होने का जो रीज़न था कि आप सही से फॉर्मेट नहीं समझ पाए, और आपकी जो फॉर्मेटिंग थी आंसर राइटिंग वो बहुत बेहतर नहीं थी। ठीक है। ये मेंस में नहीं रहने का मेरा कारण था। तो इसमें निश्चित रूप से सुधार किया। पहली बार 2015 में मेंस दिया था तो उसमें नहीं हुआ, और 18 में मेरा फाइनली मेंस हुआ था और बहुत अच्छे स्कोर से हुआ था। कुछ साक्षात्कार के कुछ कम नंबरों के कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये तो मेरा रीज़न है। मेंस की जो मुझे लगता है कि मेंस में रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप कितना रिवीजन करते हो और कितना डीप में पढ़ते हो, क्योंकि मेंस में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे 2019 में एक प्रश्न आया था विलियम कैसर को लेकर। तो हम प्रथम विश्व युद्ध जब पढ़ते हैं तो विलियम कैसर, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में विलियम कैसर एक कारण केवल एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि विलियम कैसर एक कारण था। राइट। PSC ने उसे 6 नंबर में पूछ लिया, जिसे आप एक पेज में समझाना है। Right. तो आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो और कैसे लॉन्ग कर सकते हो, ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, और ये आपको आती है प्रैक्टिस से। आप जितने टेस्ट लिखोगे, जितनी बार सिलेबस से गुजरोगे और जितना अधिक रिवीजन करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतर विकल्प रहता है मेंस के लिए। पर आप पूरे सिलेबस पे मत जाइए, मतलब आपको जरूरी नहीं कि आपको चारों पेपर के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। राइट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में अब अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स फॉर्म में बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट पढ़ के राइट काम चला सकते हो। पर कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ये काम में कब आते हैं, जब आप पेपर के दौरान, जब आपको सिर्फ 8 घंटे 10 घंटे मिलते हैं 2 पेपर के बीच में, तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हो। और जब आप की पॉइंट में शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लेते हो तो आप जब आंसर लिखते हो तो आपको आपकी कॉपी दिखती है वहाँ पे। राइट। जब आपने कोई आंसर, आपने कोई टॉपिक पे प्रश्न उत्तर लिख रहे हो, तो आपने अगर उसे कॉपी में लिखा है, अपने नोट्स में लिखा है, तो आपको उस लिखते समय आपका नोट से दिख जाएगा। और ये होता है, सबके साथ होता है। अगर किसी ने, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वो फील करेंगे कि सच में आपको आपका नोट से दिखता है।
किताब का पेज दिख जाता है आपको कि ये मैंने वहाँ पे पढ़ा था। तो एक तो वो है कि आप नोट्स अच्छे से बनाइए, पर पूरे सिलेबस के बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद ने पूरा सिलेबस के कभी नोट्स नहीं बनाया। दूसरा ये है कि आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कीजिए, और इसके लिए एक माध्यम है टेस्ट सीरीज। मैं ऑनलाइन टेस्ट देना या घर पे टेस्ट लिखने के बहुत फेवर में नहीं रहता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत सुझाव है। बहुत सारे लोग इंदौर नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल नहीं जा सकते, वो घर से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करते, निश्चित रूप से वो करें। राइट। पर अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी करना है तो आप टाइम पीरियड में बिल्कुल उसी रफ्तार से, उसी फॉर्मेट में करें, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि आप अकेले लिख रहे हो। राइट। तो टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। मैंने 19 में बहुत टेस्ट दिए, और उससे ये होता है कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दूसरा ये है कि जब आप मेंस देने जाते हो तो आपको हेजिटेशन नहीं होता, आपको घबराहट नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि आप टेस्ट सीरीज ही देने आए हो, और आप अपना बेस्ट कर पाते हो। क्योंकि जितना आप काम रहोगे, जितना आप शांत रहोगे, और जितना आप पढ़ाई का उपयोग करोगे, राइट, जितना आप पढ़ाई का उपयोग कर सकते हो अपने मेंस की कॉपी में, वही आपका एक्चुअल ज्ञान है। बाकी का ज्ञान सब सेंटर के बाहर रह जाता है। अगर किसी विषय पे, किसी टॉपिक पे आपने जो लिख दिया चेकर के लिए, वही आपका उस सब्जेक्ट पे ज्ञान है। इसके अलावा आपके माइंड में कितनी कॉपी, कितने नोट्स भरा पड़ा है, उससे उसको कोई लेने देना नहीं। तो पढ़ाई का उपयोग तभी करोगे जब आपको उसकी प्रैक्टिस रहे, और जो कॉपी में लिखा वही आपको रिप्रेजेंट करेगा। थैंक्स। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, बट उसके पहले मेंस में आपको क्या लगता है, कौन सी गलतियां हैं जो जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं, उनको एक बार थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। मेंस में जो गलतियां होती है, एक तो रिवीजन कम। ओके। मुझे लगता है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फास्ट हो पर ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने सितंबर में हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद आप जनवरी में पढ़ रहे हो। हाँ, क्योंकि सितंबर में जिस प्रकार से आपने पढ़ी थी, जनवरी में ठीक आपके लिए वैसी ही है। मतलब रिवीजन हो, बहुत चरण बाय लेवल बाय लेवल आपका रिपीट होते रहे। दूसरा ये है कि आप मान के मत चलिए कि आपको आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप जब पढ़ रहे होते हो या पुराने साल के पेपर देख रहे होते हो, तो आप हाथ में कागज पे आप मान के चल लेते हो कि ये तो मैं लिख लूंगा, हाँ, ये तो मैं कर लूंगा। या नहीं, मान के मत चलिए, आप उसको लिख कर देखिए। राइट, क्योंकि मान कर चलना और लिखना दोनों में बहुत अंतर आता है। राइट। तो एक तो वो गलती ना करें, और तीसरा ये है कि टेस्ट से ना बचें। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज की फीस देने के बाद भी टेस्ट इसलिए देने नहीं जाते हैं कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। राइट। सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है। आप चाहे पहले रैंक वाले से पूछ लीजिए या नॉन सिलेक्टेड से पूछ लीजिए, कभी किसी का सिलेबस पीएससी में कंप्लीट नहीं हुआ है, ना हो सकता है। ऐसी स्टेज कभी नहीं आती कि कभी किसी को फील हो कि हाँ अब मैं 100% प्रिपेयर हूँ एग्जाम के लिए। तो आप रास्ता मत देखिए सिलेबस कंप्लीट होने का। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो वो है टेस्ट दीजिए, और बचिए मत। टेस्ट से बचना सबसे, मुझे लगता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। राइट। और इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, मॉक इंटरव्यूज की क्या ज़रूरत होती है, मॉक इंटरव्यूज में क्या फील है और एक्चुअल इंटरव्यू में क्या फील है? दोनों में अंतर है। जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो बहुत जैसा बाहरी बाजार में हुआ रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉक जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप कितने बार अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, उसकी आपको प्रैक्टिस अलग अलग रूप से हो जाती है। अगर आप 10 मॉक दे रहे हो तो 10 ही मॉक सेम बेसिस पे नहीं होंगे। राइट। कहीं आपसे डेफ पूछेंगे, कहीं आपसे हॉबी ज़्यादा पूछेंगे, कहीं आपसे जिला ज़्यादा पूछेंगे। तो वो सब का एक कॉम्बो बन जाता है जो आप अच्छे से एक्चुअल इंटरव्यू में प्रेजेंट कर लेते हो। राइट। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो आप इंटरव्यू में कुछ कमी है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है, मेरे को लगता है वो नेचुरल, जितना आप नेचुरल रहोगे, जितने, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे ऐसा डर बैठा लूँ कि सामने आयोग के मेंबर्स हैं तो बात नहीं हो पाएगी। तो जितना आप एक्चुअल रह सकते हो, जितना आप ईमानदारी से बात कर सकते हो, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं या जो गेस्ट मेंबर होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि अगर आप किसी बात पे उनको बनाने की कोशिश कर रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो तो वो बहुत इजीली पकड़ लेते हैं। वो आपको ऐसा जाहिर नहीं होने देंगे कि हमने आपको पकड़ लिया है, और नंबरों में कहीं ना कहीं फिर वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप ईमानदार रहे वहाँ पे,
जो आप हो वो प्रेजेंट कर दीजिए। तीसरा कॉन्फिडेंस रहे पर ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत छोटी सी लकीर होती है, वो कब बदल जाती है पता नहीं रहता है। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, जितनी ईमानदारी आप रख सकते हैं रखें। कोई बहुत ऐसा प्रश्न है जो आपसे बनना चाहिए था, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 15-20 मिनट का खेल रहता है, राइट। कई चीजें ऐसी रहती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है पर आप बता नहीं पा रहे, तो आप ईमानदारी से आप सॉरी बोल दीजिए। राइट। झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मॉक इंटरव्यू की आवश्यकता रहती है। राइट। इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे गए, इसके ऊपर आपको कुछ व्यूज है? इंटरव्यू में जिले पे काफ़ी पूछा गया। मैं बैतूल जिले से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के पर्यटन स्थल, और चूँकि मेरा इंटरव्यू 9 अगस्त को पहले दिन ओके माननीय अध्यक्ष महोदय के बोर्ड में था, और उस समय विश्व आदिवासी दिवस था उस दिन, तो और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था। तो बैतूल में जो ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है बैतूल का वो पूछा है, आदिवासी स्वतंत्रता संग्रामी इनके बारे में पूछा है, बैतूल की भौगोलिक संरचना के बारे में पूछा है, और इतिहास पे काफ़ी बातें हुई है। सबाल्टर्न हिस्ट्री पे बात हुई है, इतिहास को आप आपके नज़रिए से कैसे देखते हैं उस पे बात हुई, करंट के मुद्दे पे भी बात हुई थी। चंद्रयान 3 उस समय बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक था। राइट। और क्रिकेट मेरी हॉबी थी, वो बाकी बातें क्रिकेट पे हुई थी। पर माहौल बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव माहौल था। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आपको डराने के लिए, आपको फेल करने के लिए बैठे हुआ है। राइट। आपको जाके ऐसा प्रेजेंट करना है कि हाँ आप उनकी जो योग्यता है, उनके जो मानक है उस पर खड़े उतरते हैं। राइट। और इंटरव्यू में हर एस्पिरेंट को मान के चलना चाहिए कि उन्होंने 2 स्टेज तो क्लियर कर ली है, अब सिर्फ 100 या इंटरव्यू नॉलेज का नहीं है। इंटरव्यू नॉलेज के लिए नहीं होता है कि आप आपके अंदर कितना नॉलेज है वो चेक करने के लिए बैठे, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस में नॉलेज बताकर ही वहां पर पहुंचे हो। पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं उसको, अगर सही से देखा जाए तो, कि आपका व्यक्तित्व परीक्षण करना उनका काम है। Right. और व्यक्तित्व की खामियां या व्यक्तित्व की आपकी जो मजबूती है उनको बाहर लाना। राइट। यही इंटरव्यू का मेन कॉन्सेप्ट है। नाइस, वेरी नाइस। आपको क्या लगा 2014 से लेकर अब तक में करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली और बहुत टाइम दिया है इस एग्जाम को। करंट अफेयर्स धीरे धीरे वेटेज बढ़ने लगा है, करंट अफेयर्स को लेकर आपकी ओपिनियन क्या है? करंट अफेयर्स जब मैंने स्टार्ट किया था तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के अलावा कुछ नहीं थे। 2 ही करंट के लिए हमारे मेन आधार होते थे। राइट। अभी तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर करंट के लिए देखा जाए तो मुझे लगता है यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो करंट को सही से प्रोवाइड कर पा रहा है। राइट। कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी जाके या सबसे शुरू जो सुबह स्टार्ट करता है वो एक वीडियो उस दिन का करंट शुरू नोट्स बना लेता है। राइट। दूसरा ये है कि करंट का जो महत्व है वो पहले प्रीलिम्स तक देखा जाता था, कि प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के क्वेश्चन आते हैं, 7-8 तो आते ही थे। अब मेंस में भी जो करंट के इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में आप कितना वर्तमान के साथ कोरिलेट कर पा रहे हो। राइट। वो आंसर की आपकी जो आपका प्रस्तुतिकरण है, जो आपका कंटेंट है, उसमें 4 चांद लगा देता है। अगर कोई प्रश्न आया है और उसको आपने करंट के इशू के साथ जोड़ दिया है, या डाटा करंट का जो चल रहा है सिनेरियो उसको आपने लगा दिया है, तो इससे आपके जो नंबर है, अगर आपको एक प्रश्न पे 0.5 नंबर भी प्लस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आपकी पोस्ट अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा करंट जो सबसे ज़्यादा प्री मेंस में तो निश्चित रूप से आप लिखने के लिए या पास होने के लिए करते हैं। इंटरव्यू कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा इंटरव्यू करंट पे चला जाए। आपका जिस दिन इंटरव्यू हो उसके 1-2 दिन पहले ऐसी कोई घटना घट गई हो, तो आपने कितनी तैयारी की हो डेफ की, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, वो पूरा इंटरव्यू आपका करंट पे चल जाता है। तो करंट तो वैसे भी आपने डेली लाइफ में अपडेट रहना ही चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट। आप अगर प्रतिभागी हो और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो करंट से अपडेट रहना वैसे भी एक ड्यूटी होना चाहिए, हाँ, पार्ट ऑफ पीएससी प्रिपरेशन। उसके लिए उसको ऐसा नहीं करना है कि मैं एक दिन में करंट कंप्लीट करूंगा, वो रोज। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेपर, मंथली मैगजीन, ये बेस्ट है। हम तो आज भी उसी के बेस पे करते हैं। क्यों अब तक आप तैयारी के साथ लगे रहे 2014 2023? बार बार इसी पे बात कर रहा हूँ इसलिए
क्योंकि ये बहुत लंबा समय आपने देखा है। आई फील कि आपके पास जितने एक्सपीरियंसेस है उसमें ओवरऑल हर एस्पिरेंट के लिए कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन है। क्यों अब तक पीएससी की तैयारी की? चाहते तो क्विट कर सकते थे। व्हाट वाज द मोटिवेशन जिसकी वजह से अब तक किया है? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो फैमिली थी। और जब 2011-12 में ग्रेजुएशन के दौरान हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ एक फील्ड सेलेक्ट करता ही है कि उसे किस दिशा में आगे जाना है। राइट। तो मेरा सिविल सर्विस सेट था। हमारे चाचा आदरणीय राजेश रघुवंशी जी, उनका मार्गदर्शन और उनका ही सबसे बड़ा योगदान है कि आज मैं एज अ सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करके आपके सामने बैठा हूँ। उनने बहुत सहयोग किया। और सबसे जो आपका जो प्रश्न था कि ऐसा क्या मोटिवेशन था कि आप अभी तक क्विट नहीं किए, तो अगर आपका सेल्फ टारगेट कोई है और जिसे आपको, ये जिद नहीं थी, ये कोई ईगो नहीं था कि मुझे तो पीएससी ही निकालनी है, पर एक टारगेट था, एक ऐसा लक्ष्य था, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करने के लिए नहीं कि कुछ बनकर मुझे किसी को कुछ रिवेंज लेना है या कुछ लेना है। एक इंटरनली था कि हाँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मेरे में वो योग्यता है और मैं कर सकता हूँ। पहले भी हमारे फैमिली में हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, वो वर्तमान में एडीजे है, आदरणीय युगल रघुवंशी जी। तो उन्होंने इस चीज़ को क्वालिफाई किया है। वो सिविल जज के माध्यम से गए थे, उस समय पीएससी कंडक्ट करवाती थी। और पुराने ऐसे मित्र थे जिन्होंने मेरे से भी विषम परिस्थितियों में इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। मेरे पास तो फिर भी बहुत साधन थे, परिवार का बहुत सपोर्ट था, आर्थिक सुरक्षा इतनी नहीं थी पर फिर भी पर्याप्त थी कि मैं एक अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आपके साथ जब ऐसे सपोर्टिव फैक्टर काम करते हैं तो फिर छोड़ने का कोई ऐसा कारण दिखता नहीं है। और जब आपने एक बार, आप छोड़कर करोगे क्या? मतलब एक तो ये भी है कि आप करोगे क्या, आप पढ़ाओगे, आप प्राइवेट में कुछ काम करोगे, वो गलत नहीं है, पर जब तक आप अपनी क्षमता से परिचित हो और आपको ऐसा लगता है कि आप ये कर सकते हो तो छोड़ने का कोई औचित्य था नहीं। और हर असफलता के बाद एक नई ऊर्जा आती थी कि पीएससी कब तक रोकेगी, कभी ना कभी तो अपना जो पीएससी का किला है वो भेदने में हम सफल रहेंगे। तो एक ही मैसेज है कि आप इसे ईगो पे मत लीजिए, पीएससी जीवन नहीं है, ये लाइफ का एक भाग है। जैसे एक व्यक्ति आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही आपने पीएससी सिविल सर्विस के रूप में एक चयन किया था। मेहनत आपको हर फील्ड में करना है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल पीएससी का व्यक्ति ही मेहनत करेगा। आज किसान मेहनत करना बंद कर दे तो हालत खराब हो जाएगी, मेहनत वो भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि संघर्ष केवल उसी व्यक्ति का दिख रहा है जो सफल हो गया हो। हर असफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष, हर अपनी कहानी बनी हुई है। मुझे लगता है कि एक आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके अंदर उसे पार करने का जुनून होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ जुनून नहीं है, अगर आप खुद में ये सोच रहे हो, अगर आपने खुद मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर आप मन से हार चुके हो तो सफलता नहीं मिलेगी। बस एक ही संदेश है कि पीएससी को जीवन मत मानिए। जीवन का एक अल्टीमेट उद्देश्य है खुश रहना। आपने खुश रहने के माध्यम के रूप से पीएससी का चयन किया था। अगर पीएससी नहीं भी होती है, क्योंकि बहुत कम पोस्ट होती है, सबकी किस्मत, सबकी बहुत सारे जो फैक्टर है वो एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो अपने अभी कुछ दिन आज के पेपर में आया है कि एक लड़की ने पीएससी में फेल होने के बाद फांसी लगा ली, आज ही की न्यूज़ है। तो ये सही नहीं है ना। आप ठीक है, आपने एक लक्ष्य तय किया था, आप उसमें सफल नहीं हो पाए, पर वो जीवन तो नहीं था ना। और जीवन, जो जिंदगी चल रही है, जो दुनिया चल रही है, वो पूरे पीएससी पास वाले व्यक्ति नहीं चला रहे हैं। ये सफल केवल पीएससी के ही नहीं है, हर क्षेत्र में सफल है। आपने अगर ईमानदारी से मेहनत की है और आप सफल नहीं भी है तो मुझे लगता है कि आपको जीवन में उसका मलाल नहीं रहेगा। आप संतुष्ट रहोगे, और संतुष्ट रहना और खुश रहना, ये जीवन के दो उद्देश्य हैं। आप अल्टीमेटली आप भी क्या, आप अगर इसमें, आपको इसमें खुशी मिलती है, आपको पॉडकास्ट में, आपको लोगों से बात करने में खुशी मिल रही है, तो आपको ये अच्छा लग रहा है। किसी व्यक्ति को किसानी करने से खुशी मिल रही है, किसी को कवि
कविता पढ़ने से खुशी मिल रही है, किसी को उपन्यास लिखने से खुशी मिल रही है। राइट। रास्ते अलग है, अंततः उपदेश तो एक ही है। और आई फील कि जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो, जो आपने बोला कि खुशी मिल रही है, जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट उसमें लगे रहते हो, एक मोटिवेशन बना रहता है और सेल्फ इंस्पिरेशन रहती है कि हाँ मुझे इन कारणों के लिए करना है। इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आप सबसे पहले एक चीज़ कि हर एस्पिरेंट के लिए आप ये गाइड कर दीजिए कि अगर कोई इंसान इसको आज तैयारी कर रहा है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है प्रीलिम्स की, उससे पहले कौन सी स्किल, सॉफ्ट स्किल, जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्किल्स उसके पास होनी चाहिए अगर उसको प्रीलिम्स क्रैक करना है? तो पेशेंस उनमें से एक स्किल है, और क्या स्किल्स है जो किसी एस्पिरेंट को होना चाहिए? पहले आप उस पर बात करिए। देखिए, पढ़ाई सबको करना है, बिना मेहनत के पास हो नहीं सकते। राइट। संसाधन लगभग सभी के पास सेम है, राइट। इंटरनेट के माध्यम से हो, ऑफलाइन बुक्स के माध्यम से हो, पर उसके लिए प्रिपेयर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। उन 2 घंटों के लिए सबसे पहले तैयार होइए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को कितना पीसफुल रख पाते हैं, आप अपने आप को कितना धैर्य में रख पाते हैं, और सबसे ज़्यादा कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई का उपयोग कर पाते हैं। और ये तब है जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। आपको आंतरिक रूप से सशक्त होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राइट। आप अंदर से टूटे हुए फील नहीं कर सकते हैं, वो चाहे आप पास हो या नहीं। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरी यही सलाह है सबसे कि आप जब भी सेंटर में एंटर करें तो आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है, कितना सिलेबस हुआ है, टेस्ट दिए है नहीं दिए, इससे परे अपने आप को ये फील करवाए कि आपने बेस्ट किया है। राइट। आपने सब कुछ पढ़ा है, आप सब कुछ कर सकते हो, और पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपकी पढ़ाई से, आपकी मेहनत से अलग हो। राइट। क्योंकि जब तक कि आपको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा, आपको अपनी पढ़ाई पे विश्वास नहीं रहेगा, आप उसका 100% आप उसका परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। राइट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद पे भरोसा हो। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको अगर आप पे भरोसा नहीं रहेगा कि आप सही से कर सकते हो, तो ना आप इतने अच्छे से पूछ पाएंगे, ना इतने अच्छे से इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। राइट। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप खुद पे विश्वास रखें, सुबह घूमें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, क्योंकि पीएससी एक लॉन्ग जर्नी है। राइट। ये 2-3 महीने की, 6 महीने की नहीं है। बहुत कम लोग रहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बन जाए, दूसरे अटेम्प्ट में बन जाए। ज़्यादातर 80 to 90% लोग ऐसे जिनके 4-4, 5-5 अटेम्प्ट हो जाते हैं। राइट। तो आपको अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक प्लान करने की आवश्यकता है, और उसके लिए जरूरी है कि आप स्पिरिचुअल बहुत स्ट्रांग हो और आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। राइट। तो अच्छा खाएं, अच्छा सोए। ऐसा नहीं, ये बहुत लोग बोलते 4 घंटे सोइए, नहीं, आप 6-7 घंटे की पर्याप्त नींद लीजिए। और जब आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ें, और जब आप बाहर, आप दोस्तों के साथ हो तो उनके साथ रहे। उस समय आप ये मत सोचे कि आपकी पढ़ाई, क्योंकि वो जरूरी है। हाँ, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है। आप 2-3 महीने का प्लान नहीं कर रहे हो। आप अगर 1 महीने का प्लान कर रहे हो तो आप 30 दिन 18 घंटे जाग सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर आपको यहाँ 3 साल, 2 साल, 4 साल, राइट, एक लंबा सफर है। दोस्ती के बारे में आपकी क्या व्यूज है? दोस्ती एक खूबसूरत चीज है, बिना दोस्ती के संभव ही नहीं है। मुझे लगता है जो दोस्त होता है वो आपका आईना होता है। वो आपको बहुत आपकी कमियों को दिखाता है, आपके साथ उस पल में रहता है जिस पल में आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है। उस पल में शायद फैमिली भी आपके साथ नहीं रह पाती है। ऐसा नहीं कि वो मतलब जानबूझकर, क्योंकि आप इंदौर में हो और आप डिप्रेशन में हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आप किसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, किससे अपने दिल की बात बताएंगे? तो दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, एक बहुत करीबी दोस्त है आदरणीय राम भाई, सब रजिस्ट्रार है होशंगाबाद में। यहाँ पे सबका नाम तो नहीं ले सकता, फिर भी 1-2 ऐसे दोस्त लोग हैं, मयंक है, संजय है, हैरी भाई है। ये ऐसे है कि इन्होंने हमेशा मजबूत रखा है और खुल के रखा है, मतलब पास हो नहीं। और ये खुद भी एस्पिरेंट है, ऐसा नहीं कि मतलब अलग अलग फील्ड की, ये सब हम एक ही फील्ड के दोस्त लोग हैं। तो दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है। बस दोस्ती करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। हालांकि दोस्ती करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि दोस्ती बहुत नेचुरल चीज़ होती है। राइट। पर कहीं लाइन गलत भी हो जाती है जो आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो बस उस चीज़ से बचे। समझ ही रहे होंगे कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कि इनसे बचे। वो आपकी लाइफ के लिए बहुत सही नहीं है। एक चीज़ और, मुझे पर्सनली इच्छा नहीं हो रही है इस पॉडकास्ट को एंड करने की,
क्योंकि मेरे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल रही है जो मुझे लगता है कि ये मुझे भी पता होनी चाहिए थी जब मैंने स्टार्ट किया था, और हर एस्पिरेंट जो इसको कर रहा है उसको पता होनी चाहिए। एक चीज़, भवरकुआ बोलाराम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे अपने आप को दूर रखा जाए? डिस्ट्रैक्शन किस संदर्भ में बोल रहे हो? चकाचौंध, अपोजिट जेंडर, ओके, अपार्ट फ्रॉम इट मस्ती वाला माहौल, म्यूजिक वाला माहौल, तो उससे कैसे दूर रखा जाए? ये इसका आंसर ये है कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं, आप इसको कभी भूलिए मत। जैसे मैं विशुद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, मेरे लिए शहर निश्चित रूप से चकाचौंध वाला ही भाग था। मैंने जब पहली बार बाहर निकला तो ये सब हमारे लिए नई थी बात थी, और जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहता है उसके लिए नई बात ही रहती है। तो आप इससे इसको बचना नहीं कह सकते, आप इससे सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। मस्ती कोई गलत बात नहीं है, पर एक अच्छी मस्ती जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ाती हो, जो आपको एंटरटेन करके रखती हो और आपकी पढ़ाई में, आपकी लक्ष्य प्राप्ति में आपका सहयोग करती है। क्योंकि आप, मैंने जैसा कहा कि एक लॉन्ग जर्नी है, आप हमेशा पढ़ते हुए नहीं रह सकते। दोस्त के साथ चिल आउट करना, बाहर बैठना, कैफे पे चाय पीना, ये गलत नहीं है। आप इससे बच के कहाँ जाओगे? क्योंकि अब जो जमाना है वो चेंज हो रहा है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पर आप सिर्फ उसी में लिप्त हो गए और आप अपने मूल उद्देश्य को अगर भूल गए, मूल टारगेट को भूल गए, तो ये फिर गलत, ये गलत, तब प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक चीज है कि आप कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो, ये हमेशा बैकग्राउंड में याद रखें। अगर आप भोलाराम में घूम रहे हो, कोई गलत बात नहीं है, पर आप इतना घूम रहे हो कि वो आपको परीक्षा या आपके सफलता में बाधित कर रही है, तब आपको याद रखिए कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, आपको, आपके जो अभिभावक है वो आपसे किस अपेक्षा से जुड़े हुए हैं। झूठ मत बोलिए उनसे। अगर आप भोलाराम में गलियों में घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फोन आया बता दीजिए मैं बाहर चाय पी रहा हूँ, क्योंकि बात प्रेजेंट करने की नहीं, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। राइट, आप खुद से झूठ बोल के आप कहाँ जाओगे? अंतर्मन में जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो चकाचौंध से बचना तो नहीं कहूँगा, बस सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और कोई भी ऐसी गतिविधि में मत पड़िए जो आपके लक्ष्य को बाधित करे। इस बारे में कुछ और टॉपर्स से भी हमने बात किया था, तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया था कि अगर सिर्फ आपको ये पता हो कि आपके मम्मी पापा किस सिचुएशन से निकाल कर आपको वहाँ भेज रहे, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप केवल उनको याद रख लीजिए, केवल उनके शब्दों को याद रख लीजिए। जब आप रात में उनसे बात करते हैं तो उनकी उम्मीदों, आशाओं को सोच लीजिए कि उनने किस उम्मीदों से आपको यहाँ पे भेजा है। राइट, और आपके केवल रिजल्ट से आपके जीवन तो निश्चित रूप से परिवर्तित होता ही है। आप उनको बहुत कुछ नहीं दे सकते, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बची नहीं रहती है, और उनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है आर्थिक स्तर पे या किसी अन्य स्तर पे। पर जो परिणाम होता है वो उनके संघर्षों पर पूर्ण विराम लगा देता है। जो उनका संघर्ष है, राइट, उन पर पूर्ण विराम लग जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से उनको बहुत खुशी मिलती है, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहते हैं। राइट, एक पिता अपने पुत्र से बस ये चाहता है कि जीवन भर तो पुत्र अपने पिता के नाम से जाना ही चाहता है। अगर कहीं उसको उसके नाम से गौरवान्वित महसूस हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी उनके जिंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज रहती है। ये अल्टीमेटली उनका उद्देश्य रहता है। हम अभी नहीं समझ सकते, हम आज से 20-25 साल बाद इसको समझेंगे। तो बस आपने अगर इन चीज़ों को, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबके लाइफ में अलग अलग प्रकार से रहती है, अगर आपने इनको याद रखा है तो आप भटक सकते ही नहीं। कोई ताकत ऐसी नहीं बनी है कि फिर आपको भटका दे। राइट, वंडरफुल। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया है। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मज़ा आया है। आई एम श्योर ऑडियंस ने भी इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। आपको इंडियन एस्पिरेंट शो कैसा लगा है? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं पहली बार ऐसा अपनी जर्नी और लाइफ को लेकर इतना खुल के बात किया है। इसके पहले कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पहली बार ही ऐसी सफलता या ना पहली बार ही ऐसे स्टेज पे आने का मौका मिला है। हालांकि इसका सफलता असफलता से कोई लेना देना नहीं, जर्नी सबकी होती है, सबका संघर्ष होता है, सबका स्ट्रगल होता है। केवल सफल व्यक्तियों का सामने आ जाता है और असफल व्यक्तियों का आ नहीं पाता है। बस इतना सा अंतर है। मेरा कोई बहुत टिपिकल संघर्ष नहीं है। मेरे से बहुत ज्यादा संघर्ष वाले व्यक्ति भोलाराम भवरकुआ में घूम रहे हैं। कुछ कारण हैं, कुछ छोटी छोटी ऐसी उनकी कमियां तो नहीं बोलूँगा, कुछ उनकी ऐसी किस्मत है कि वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि ऐसे मुझसे भी ज़्यादा संघर्ष वाले व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। राइट,
All right. Thank you so much for joining us in Thank you. Investment Show. Thank you so much audience for watching this podcast. I'm sure आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हमने आपके लिए दिया है. अगर आपने वो लिंक अब तक फिल नहीं किया, उस लिंक को फिल कीजिए. उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है. साथ ही पीएससी को लेकर क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे लिखना है. मैं या मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, फिगर आउट कर पाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. मेक श्योर कि इस एपिसोड को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू वंस अगेन.